नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सागरमाला परियोजना में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों की कंपनियों को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरे देश के विकास के इंजन के रूप में उभरेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 4.4% किया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी की। वर्ष 2000 के बाद सबसे अधिक वृद्धि। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे 2 फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। रूस से तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसके सबसे बड़े बैंक तथा प्रमुख प्रसारकों पर नजर रखने का प्रस्ताव रखा। और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हराया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया। बातचीत के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी कोपेनहेगन में द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से लौटते हुए फ्रांस पहुंचे। डेनमार्क की यात्रा को उपयोगी बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोपेनहेगन में उन्होंने कूटनीतिक बैठकों, सांस्कृतिक और व्यावसायिक संपर्कों को बढ़ावा देने और भारतीय समुदाय के साथ मुलाकात जैसे विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने डेनमार्क की प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। द्वितीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन ने नॉर्डिक देशों के साथ संबंध बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का मंच प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें परिणामजनक रहीं और वे समृद्धि बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ काम करने के इच्छुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ हिस्सा लिया। इस शिखर सम्मेलन में भारत नॉर्डिक संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। नॉर्डिक देशों ने विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। इन देशों ने जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा विविधता, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्रों में भी सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्डिक देशों की कंपनियों को समुद्री अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से सागरमाला परियोजना में निवेश का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आर्कटिक नीति आर्कटिक क्षेत्र में भारत नॉर्डिक सहयोग के विस्तार की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराती है। कोपेनहेगन में मीडिया से बातचीत में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। 3 clusters which ran common to the Nordic Summit entire discussions. One is the need to combine the skill capabilities in Nordic countries with the scale of India. 2, clean and green growth solutions. And 3, to forge new innovation partnerships. The discussions during the Nordic Summit are being held basically in 3 clusters. One relating to multilateral cooperation in the context of COVID aftermath. 2, the climate and sustainable development and blue economy. And 3, the innovation segment.
प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डेलेना एंडरसन से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये पहली बैठक थी। कल की बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड आईटी पहल में हुई प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र समूचे देश के लिए विकास के इंजन के रूप में उभरेगा। वे पूर्वोत्तर महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसका आयोजन गुवाहाटी में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए प्राकृतिक प्रवेश द्वार हैं। 3,500 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले ये राज्य सामरिक दृष्टि से देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री कोविंद ने कहा कि एक्ट ईस्ट नीति से पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। The northeast direction is always considered to be very auspicious. That the northeastern states will bring about prosperity and success of our entire nation. The geography of the northeastern states one day is going to pave the way for creating a new glorious history of our country. भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंक यानी 0.4% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर 4.4% हो गई है। ये वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। कल जारी एक बयान में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि वर्तमान आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में वृद्धि का निर्णय लिया। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. श्री दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों का अनुकूल वातावरण है, लेकिन दुनिया के अनेक देशों में कोविड से संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण मंदी का जो रुझान बना है, उसका भारत पर भी असर हुआ है। श्री दास ने कहा कि रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री दास ने कहा कि घरेलू आर्थिक गतिविधियों से मजबूत संकेत मिले हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को गहन वैश्विक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और कोविड लॉकडाउन या प्रतिबंध का भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कल ब्याज दर में .5% की वृद्धि को मंजूरी दे दी। .5% की वृद्धि इससे पहले वर्ष 2000 में की गई थी। 2 दिन की नीतिगत बैठक के बाद ब्याज दर में वृद्धि की घोषणा की गई है। इसे सरकार की कड़ी मौद्रिक नीति का संकेत माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य मूल्य बढ़ाने वाली आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित आगामी मार्शे डू फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश होगा। महोत्सव का आयोजन 17 मई से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब किसी देश को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। इस महोत्सव में भारत की ओर से आर माधवन द्वारा निर्मित फिल्म रॉकेटरी का वर्ल्ड प्रीमियर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु होगा। भारत को गोज टू कान सेक्शन में 5 चयनित फिल्म को पेश करने की अनुमति दी गई है। ओलिंपिया स्क्रीन नामक एक सिनेमा हॉल 22 मई को भारत के लिए समर्पित किया गया है, जिसमें अब तक रिलीज नहीं हुई फिल्में दिखाई जाएंगी। इस वर्ष भारतीय मंडप का थीम है इंडिया द करेंट हब ऑफ द वर्ल्ड। ये देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के साथ भारतीय सिनेमा का प्रदर्शन करेगा और ये वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का काम करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारतीय फिल्म उद्योग और सरकार संस्कृति के अधिक से अधिक प्रसार का प्रयास करती है। मुंबई में कल आयोजित भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर के बारे में 2 दिन की राष्ट्रीय गोष्ठी के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने वीडियो संदेश में कहा कि संस्कृति किसी भी देश की सृजन शक्ति है। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा केवल हिंदी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। क्षेत्रीय फिल्मों के राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर काफी बड़ी संख्या में दर्शक हैं। श्री ठाकुर ने भारतीय सिनेमा और सॉफ्ट पावर के बारे में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और फिल्म विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी ने कल यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ ताजा प्रतिबंधों की घोषणा की है। इनमें रूस से तेल के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध और रूस के सबसे बड़े बैंक और प्रमुख प्रसारकों पर नजर रखने का प्रस्ताव है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन ने बताया कि इन घोषणाओं का उद्देश्य रूस पर दबाव बढ़ाना है। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके लिए पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए फॉस्कॉस पोर्टल foscos.gov.in/ विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सागरमाला परियोजना में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों की कंपनियों को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरे देश के विकास के इंजन के रूप में उभरेगा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 4.4% किया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी की। वर्ष 2000 के बाद सबसे अधिक वृद्धि। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे डू फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। रूस से तेल आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसके सबसे बड़े बैंक तथा प्रमुख प्रसारकों पर नजर रखने का प्रस्ताव रखा। और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग को 13 रन से हराया। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जां तो वद सानू प्यारी साडी धरती मां,
खूने जिगर तू लिख चले मिट्टी देना। ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था। उन्नीस 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी ज़ैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे। नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं। हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी! मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं। हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया। रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में कालापानी की कठोर सजा सुनाई गई। 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार भारत के इस महान सपूत को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें।
आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आईपीएल क्रिकेट में कल रात पुणे के एमसीए स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रन से हरा दिया। आज मुंबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। पणजी में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के पहले दिन कल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और अरुणाचल प्रदेश ने शानदार जीत दर्ज की। ओडिशा ने पूल ई में केरल को 14-0 से हराया। इसी पूल के एक अन्य मैच में आंध्र प्रदेश ने मिजोरम को 13-0 से पराजित किया। पूल जी में बिहार ने तेलंगाना हॉकी को 18-0 से, जबकि अरुणाचल प्रदेश ने हॉकी जम्मू कश्मीर को 6-2 से मात दी। इस टूर्नामेंट में कुल 29 टीमें भाग ले रही हैं। इन टीमों को 8 पूल में बांटा गया है। पूल मैच 8 दिन तक चलेंगे। 12 मई को क्वार्टर फाइनल और 14 मई को सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे। फाइनल 15 मई को होगा। देश में अब तक 189 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कल 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चों को टीके लगाए गए। विभिन्न श्रेणियों के लाभार्थियों और 18 वर्ष से अधिक आयु के 2 करोड़ 88 लाख से अधिक लोगों का एहतियाती टीकाकरण किया गया। राजधानी दिल्ली में कल 1354 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई और एक मरीज की कोविड से मृत्यु हो गई। दिल्ली में संक्रमण दर 7.64% है। 5853 कोविड मरीजों का उपचार किया जा रहा है। देश में कल 3205 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। 19509 मरीजों का इस समय उपचार किया जा रहा है। दिल्ली में वजीराबाद जलाशय में जल स्तर में कमी के कारण बढ़ती गर्मी के बीच राजधानी में जल संकट के आसार बने हुए हैं। यमुना नदी में जल स्तर में काफी कमी आई है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा है कि वो जल आपूर्ति को तर्कसंगत बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि स्थिति में सुधार होने तक पानी की आपूर्ति कम दबाव से जारी रहेगी। और अब एक नजर मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिजली चमकने के आसार हैं। तापमान 24 और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की वर्षा हो सकती है। कोलकाता में वर्षा होने और तेज हवा चलने की संभावना है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं वर्षा या आंधी चल सकती है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और वर्षा हो सकती है। गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इम्फाल, शिलोंग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटुक में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 स्थानों पर वर्षा हो सकती है। केरल में बिजली चमकने और आंधी आने के साथ कहीं कहीं तेज वर्षा रविवार तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि 55 किलोमीटर से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। मल्लपुरम जिले में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, रेपो दर बढ़ाने की भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा अखबारों की बड़ी खबर है।
अमर उजाला की सुर्खी है 4 साल बाद रेपो दर में बढ़ोतरी, महंगी होगी कार और घर की EMI जमा दरें भी बढ़ेंगी। महंगाई को काबू में करने के लिए रिजर्व बैंक का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूरोप की 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण पर दैनिक जागरण लिखता है, नॉर्डिक देशों के साथ रिश्तों की नई शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक। सभी नॉर्डिक देशों को भारत में हाईटेक और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के लिए किया आमंत्रित। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इम्मानुएल मैक्रों से मुलाकात की तस्वीर प्रकाशित करते हुए प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है, भारत के सबसे मजबूत साझेदारों में है फ्रांस। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पूर्व सैन्य कर्मियों को विशेष छूट के साथ होगा पेंशन भुगतान। 58,275 पूर्व सैन्य कर्मियों की अप्रैल की रुकी पेंशन का भुगतान बुधवार शाम तक करने की घोषणा। इनके बैंकों ने पहचान प्रक्रिया नहीं की थी पूरी, सरकार ने 25 मई तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा। LIC के IPO पर हिंदुस्तान लिखता है, पॉलिसी धारकों से मिले दोगुने आवेदन। राजस्थान पत्रिका का कहना है, कर्मचारियों का हिस्सा फुल 4,16,00,000 शेयरों के लिए रिटेल निवेशकों ने लगाई बोली। अमर उजाला की खबर है, आयकर अधिनियम में पुनर्मूल्यांकन नोटिस अमान्य नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद धारा 148 के तहत जारी नोटिस अमान्य नहीं है। इससे 9,000 मुकदमों के बोझ से बची अदालतें। दैनिक भास्कर की खबर है, ट्विटर के सरकारी और कमर्शियल उपयोग पर शुल्क लगाने की तैयारी। ट्विटर का मालिकाना हक हासिल करने वाले एलन मस्क ने दिए संकेत, कहा कैजुअल यूजर्स के लिए ट्विटर रहेगा फ्री। जनसत्ता का शीर्षक है, अमेरिका ने आव्रजन कार्य परमिट की मियाद 1.5 साल बढ़ाई। इस श्रेणी में ग्रीन कार्ड पाने के इच्छुक लोग और H-1B वीजा धारक के पति पत्नी शामिल। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, दुनिया को डर है, धरती का पारा 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो प्रलय की आशंका। 10 साल पहले मार्च अप्रैल में हिमालय पर जहां बर्फ होती थी, वहां मार्च में है नदारद। दुनिया के वरिष्ठ जलवायु विशेषज्ञ मैकफरसन का दावा, सूर्य से प्रति वर्ग मीटर 2 वाट एनर्जी बरस रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष, समुद्री अर्थव्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सागरमाला परियोजना में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों की कंपनियों को आमंत्रित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पूर्वोत्तर क्षेत्र पूरे देश के विकास के इंजन के रूप में उभरेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 आधार अंक की बढ़ोतरी करते हुए इसे 4.4% किया। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.5% की बढ़ोतरी की, वर्ष 2000 के बाद सबसे अधिक वृद्धि। फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्शे 2 फिल्म्स में भारत आधिकारिक सम्मानित देश, और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन मुद्दे पर रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।